बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम भारत की जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मतलब अगर हम भारत को देखें, एक ही समय में एक जगह पारा 50 डिग्री पार कर रहा है और आसमान से आग बरस रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से नदियां जम रही हैं। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा है तो कहीं लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मतलब भारत का मौसम कोई आम मौसम नहीं है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इतनी बड़ी विविधताओं को कौन सी अदृश्य ताकतें चला रही हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महज रोजमर्रा की बारिश, धूप या ठंड का हिसाब किताब नहीं है। ये एक विशाल और जटिल सिस्टम है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कन है। लेकिन इस जटिलता को सुलझाने से पहले एक बुनियादी गलती को सुधारना जरूरी है, जो अक्सर लोग करते हैं। अच्छा, कौन सी गलती? लोग अक्सर मौसम और जलवायु को एक ही मान लेते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, मतलब आम बोलचाल में तो हम इन्हें अदल बदल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। सही कहा। लेकिन मौसम या वेदर किसी एक विशेष समय और स्थान पर वायुमंडल की स्थिति है। यह आज का, कल का या सिर्फ अगले घंटे का मिजाज हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम जलवायु या क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये किसी एक विशाल क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक, आमतौर पर 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक, मौसम की सभी अवस्थाओं का कुल योग है। समझ गया। मतलब अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो मौसम किसी खिलाड़ी का आज का प्रदर्शन है, जबकि जलवायु उस खिलाड़ी का पूरे करियर का रिकॉर्ड है। अरे वाह, ये तुलना तो वास्तव में चीजों को एकदम स्पष्ट कर देती है। मौसम पल पल का मिजाज है और जलवायु उस जगह का स्थायी स्वभाव। बिल्कुल। और जब भारत की स्वभाव की बात आती है तो स्रोतों को खंगालते हुए सबसे पहला शब्द जो उभर कर आता है वो है मानसून। मुझे इन दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक तथ्य मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। क्या था वो तथ्य? ये जो शब्द है ना, मानसून, ये कोई भारतीय मूल का शब्द है ही नहीं। इसकी उत्पत्ति दरअसल एक अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका सीधा अर्थ है हवाओं का मौसमी बदलाव। ये शाब्दिक उत्पत्ति अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं, क्योंकि आज की चर्चा में हमारा लक्ष्य सिर्फ भूगोल की कुछ परिभाषाएं रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली विज्ञान ये समझने में है कि कैसे तापमान, वायु का दबाव, हवाओं की दिशा, नमी और बारिश, ये पांचों तत्व मिलकर एक ऐसी अद्भुत लय बनाते हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को चलाती है। तो इस बुनियादी ढांचे को समझने के बाद अगर हम जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत वास्तव में चरम सीमाओं का देश है। मतलब जब मैंने पहली बार स्रोतों में दिए गए आंकड़े देखे तो मुझे उन पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या था उन आंकड़ों में? अगर गर्मियों की बात की जाए तो राजस्थान के मरुस्थल में तापमान चिलचिलाती 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जी हाँ। लेकिन ठीक उसी समय अगर आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान देखें तो वहां 20 डिग्री सेल्सियस का बहुत ही सुखद मौसम रहता है। और सर्दियों में तो ये विरोधाभास और भी तीखा हो जाता है। कैसे? शीतकाल में जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर का रात का तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे, यानी -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बाप रे, -45? हाँ, ये वो ठंड है जहां उबलता हुआ पानी अगर आप हवा में उछालें तो वो बर्फ बन जाता है। लेकिन उसी समय दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम का तापमान एक बहुत ही आरामदायक 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वहां मौसम के इस उग्र रूप का कोई नामो निशान नहीं होता। ये तो बहुत अजीब है। और बात सिर्फ अलग अलग जगहों की नहीं है। एक ही जगह पे दिन और रात के बीच का अंतर, जिसे मतलब दैनिक तापांतर कहते हैं, वो भी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। थार मरुस्थल का त्योहार देख लीजिए। दिन में सूरज आग उगलता है और तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है रेत तेजी से ठंडी होती है और उसी रात तापमान अचानक गिरकर 15 डिग्री तक आ सकता है। सही बात है। मतलब एक ही दिन में आपको एसी और रजाई दोनों की जरूरत पड़ सकती है। और सिर्फ तापमान ही क्यों, वर्षण यानी बारिश और बर्फबारी को देखें तो कहानी वैसी ही है। बारिश में भी इतना अंतर है? बहुत ज्यादा। उत्तर पूर्व में मेघालय जैसी जगह है जहां एक साल में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक भारी बारिश होती है।
वहां की जमीन हमेशा नमी से भरी रहती है। 400 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान का गर्म रेगिस्तान है, जहां पूरे साल में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश नसीब होती है। इन सारे आंकड़ों को देखकर तो मेरे दिमाग में एक ही उपमा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे भारत कोई एक देश है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये कई अलग अलग ग्रहों का एक समूह है जिन्हें किसी ने एक ही नक्शे पर फिट कर दिया है। एक ग्रह जहां हमेशा बर्फ जमी है, दूसरा ओवन की तरह उबल रहा है, तीसरा जहां हमेशा बाढ़ आती रहती है। ये तुलना काफी दिलचस्प है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी चरम विविधता एक साथ एक ही भौगोलिक सीमा के भीतर कैसे काम कर सकती है? इन अलग अलग ग्रहों को कौन सी अदृश्य ताकतें नियंत्रित कर रही हैं? इसका जवाब अक्षांश यानी लैटिट्यूड और ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड के विज्ञान में छिपा है। ये हमारे दो अदृश्य नियंत्रक है। तो सबसे पहले अगर अक्षांश को समझें। अगर अक्षांश को देखा जाए तो कर्कवृत्त, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो भारत के बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरता है, पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रन से शुरू होकर पूर्व में मिजोरम तक। तो क्या ये एक अकेली काल्पनिक रेखा पूरे देश की जलवायु को दो हिस्सों में बांट देती है? काफी हद तक, हाँ। ये रेखा भारत को जलवायु के नजरिए से दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित करती है। कर्कवृत्त के दक्षिण का जो आधा हिस्सा है वो भूमध्य रेखा के करीब है। तो वो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र हो गया। बिल्कुल सही। वहां साल भर तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जबकि उत्तर का जो शेष आधा हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है। इसी कारण भारत में उष्ण और उपोष्ण दोनों तरह की जलवायु एक ही समय में पाई जाती है। अक्षांश का असर तो समझ में आ गया है, लेकिन स्रोतों में ऊंचाई को लेकर जो बात कही गई है वो बहुत दिलचस्प लगी मुझे। एक तरफ उत्तर में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले विशाल हिमालय पर्वत हैं और दूसरी तरफ हमारा समुद्र तट है जिसकी ऊंचाई महज 30 मीटर है। और यहाँ ऊंचाई सिर्फ एक भौगोलिक आंकड़ा नहीं है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु के लिए एक विशाल सुरक्षात्मक कवच का काम करते हैं। कवच? हाँ, वो सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि मौसम को नियंत्रित करने वाली एक अभेद्य दीवार है। इस बात पर मेरे दिमाग में एक बहुत दिलचस्प परिदृश्य आ रहा है। बताइए। जरा कल्पना कीजिए कि अगर किसी चमत्कार से उत्तर में ये विशाल हिमालय पर्वत अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या तब भी भारत का मौसम ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हिमालय नहीं होता तो आज भारत का भूगोल और इतिहास दोनों पूरी तरह से अलग होते। सच में? हाँ। सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया और साइबेरिया से जो जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं, वो बिना किसी रुकावट के सीधे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती। ओहो। इसका सीधा नतीजा ये होता कि उत्तर और मध्य भारत पूरी तरह से एक जमे हुए ठंडे रेगिस्तान में बदल जाता। नदियां जम जाती और कृषि चक्र पूरी तरह नष्ट हो जाता। मध्य एशिया की तुलना में हमारे यहाँ जो बहुत कम ठंड पड़ती है, उसका पूरा श्रेय इन्हीं ऊंचे पर्वतों को जाता है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कल्पना है। तो मतलब हिमालय हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है, लेकिन भारत की जलवायु की असली पहचान तो मानसून और भारी बारिश से है। सही कहा। पहाड़ों का होना हमें ठंड से तो बचा सकता है, लेकिन इतनी भारी बारिश के पीछे सिर्फ पहाड़ जिम्मेदार नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में आगे पढ़ने पर पता चलता है कि बारिश का ये रहस्य हवाओं और दबावों के एक बहुत ही जटिल विज्ञान में छिपा है। इसे समझना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि आमतौर पर भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है। ये हवाएं जमीन के ऊपर से होकर बहती हैं, इसलिए ये शुष्क होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर सिर्फ इन्हीं हवाओं का राज होता तो भारत तो एक सूखा मरुस्थल होना चाहिए था। बारिश आखिर कहाँ से आती है? और यहीं से हवाओं के महान उलटफेर का विज्ञान शुरू होता है। महान उलटफेर? हाँ, लेकिन इस उलटफेर को समझने के लिए सबसे पहले कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स को समझना होगा। ये क्या होता है? लेकिन हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है। इस घूर्णन के कारण एक बल पैदा होता है जो हवाओं की दिशा बदल देता है। उत्तरी गोलार्ध में ये बल हवाओं को उनकी दाहिनी ओर मोड़ देता है। विज्ञान में इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। एक मिनट, ये कोरियोलिस बल वाला हिस्सा थोड़ा सा जटिल है। मतलब अगर मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं, जैसे किसी घूमने वाले झूले मतलब मेरी गो राउंड के बिल्कुल बीच में बैठकर कोई इंसान बाहर की तरफ सीधी रेखा में गेंद फेंके तो वो गेंद सीधी नहीं जाएगी।
बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि झूला घूम रहा है इसलिए देखने वाले को ऐसा लगेगा कि गेंद हवा में ही मुड़ गई है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। हवाएं भी पृथ्वी रूपी उस विशाल मेरीगो राउंड पर इसी तरह मुड़ जाती हैं। अच्छा। लेकिन हवाएं मुड़ेंगी तब जब वो चलेंगी, और हवाओं के चलने का मुख्य कारण है दबाव का खेल या प्रेशर सिस्टम। वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला सिस्टम। हाँ, हवा का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अब इसे हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में अत्यधिक ठंड होती है, हवा भारी हो जाती है और वहां एक उच्च दाब बन जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं, खेल पूरी तरह पलट जाता है। गर्मी आते ही क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भारत का विशाल मैदानी इलाका भयंकर गर्म हो जाता है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां एक बहुत ही शक्तिशाली निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो गर्मियों में उत्तर पश्चिमी भारत में बनने वाला ये निम्न दाब क्या एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है? मतलब जैसे वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर एक खालीपन बनाता है और बाहर की सारी चीजों को तेजी से खींच लेता है, वैसे ये हवाओं को खींचता है? वैक्यूम क्लीनर कहना थोड़ा सरल होगा, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर सिर्फ एक मोटर से हवा खींचता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया एक थर्मल चिमनी की तरह ज्यादा काम करती है। थर्मल चिमनी? हाँ, जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि वो हवा को तेजी से ऊपर की ओर धकेलती है। जब वो भारी मात्रा में हवा ऊपर उठ जाती है तो नीचे जमीन पर एक विशाल शून्यता या शून्य स्थान बन जाता है। और उस शून्यता को भरने के लिए? बिल्कुल, उसे भरने के लिए आसपास की हवाएं तेजी से दौड़ पड़ती हैं। ये थर्मल चिमनी इफेक्ट इतना शक्तिशाली होता है कि ये हवा की दिशा को पूरी तरह से उलट देता है। अरे वाह! जो हवाएं पहले जमीन से समुद्र की ओर जा रही थीं, अब वो दक्षिण पश्चिम दिशा से मुड़कर सीधे भारत की ओर खींची चली आती हैं। और चूंकि ये हवाएं गर्म हिंद महासागर के ऊपर से लंबी यात्रा करके आती हैं, इसलिए वे अपने साथ नमी का एक अथाह भंडार लेकर आती हैं। तो ये हवाओं का दिशा बदलना और नमी लेकर आना ही वो असली मानसूनी इंजन है? बिल्कुल सही। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मानसूनी इंजन स्टार्ट कैसे होता है, तो स्रोतों के आधार पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये इंजन साल भर काम कैसे करता है। हाँ, इसे हम 4 अलग-अलग मौसमों या चरणों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले शीत ऋतु की बात करते हैं, जो मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलती है। अभी आपने बताया कि इस समय उत्तर से शुष्क हवाएं आती हैं, तो मतलब इस समय ज्यादातर हिस्सों में सूखा रहता है। ज्यादातर हिस्सों में सूखा रहता है, ये सच है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद भी है। कौन सा अपवाद? जब ये उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वहां से प्रचुर मात्रा में नमी उठा लेती हैं। अच्छा। और फिर जब ये हवाएं भारत के पूर्वी तट से, विशेष रूप से तमिलनाडु के तट से टकराती हैं, तो वहां सर्दियों के मौसम में भारी बारिश कराती हैं। इसलिए एक ही समय में उत्तर भारत सूखा रहता है, जबकि तमिलनाडु के तट पर झमाझम बारिश होती है। लेकिन एक बात बताइए, सर्दियों में तो उत्तर पश्चिम भारत जैसे दिल्ली, पंजाब, वहां भी तो थोड़ी बहुत बारिश होती है और पहाड़ों पर बर्फ भी गिरती है। हाँ, होती है। तो वो बारिश तो बंगाल की खाड़ी से नहीं आ सकती, फिर वो नमी कहाँ से आती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान में इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? हाँ, ये दरअसल भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर पैदा होने वाले छोटे चक्रवाती तूफान है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए भारत पहुंचते हैं। ओहो, इतनी दूर से? बिल्कुल। और यही तूफान उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की बारिश और हिमालय पर बर्फबारी का कारण बनते हैं। स्थानीय भाषा में इस सर्दियों की बारिश को मावट कहा जाता है। अच्छा, इसे मावट कहते हैं। ये मात्रा में भले ही कम हो, लेकिन रबी की फसलों के लिए, खासकर गेहूं के लिए, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो ठंड का ये मौसम खेती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये शांत मौसम हमेशा तो नहीं टिक सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है और सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं, सर्दियों का वो हाई प्रेशर वाला सिस्टम ढहने लगता है। सही कहा। और यहीं से शुरू होता है मार्च से मई तक चलने वाली ग्रीष्म ऋतु का खौफनाक रूप। मई आते आते उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। सच में ऐसा लगता है मानो जमीन उबल रही हो। और इसी उबलती ही जमीन से जन्म लेती है लू। लू। ये धूल भरी, अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं हैं,
जो दिन के समय उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। इनका सीधा प्रभाव इतना घातक होता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। हाँ, गर्मियों में तो लू से बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन गर्मी का ये मौसम सिर्फ लू तक सीमित नहीं है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में अचानक तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। गर्मियों में बारिश? हाँ, और चूंकि ये वैशाख के महीने में होती है और इसका रूप बहुत विनाशकारी होता है, इसलिए इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ये काल बैसाखी इतनी उग्र क्यों होती है? मतलब क्या इसका संबंध भी उसी भयंकर गर्मी से है? बिल्कुल। छोटा नागपुर पठार से आने वाली गर्म और शुष्क हवा जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी और नम हवाओं से टकराती है तो एक भयानक अस्थिरता पैदा होती है और ये टकराव भयंकर तूफानों को जन्म देता है। प्रकृति का ये कैसा अजीब खेल है ना। मतलब एक तरफ मौसम का उग्र रूप तबाही लाता है, तो दूसरी तरफ वही गर्मी जीवन को पकाने का काम करती है। वो कैसे? जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में जो बारिश होती है, स्रोतों में उसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स कहा गया है। ये बारिश आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। जी हाँ, वो तो है। लेकिन ये सब तो उस बड़े तूफान से पहले की शांति है। असली खेल तो जून में शुरू होता है, मानसून का आगमन। वही थर्मल चिमनी जिसकी बात हमने पहले की थी, अब पूरी ताकत से चालू हो जाती है और दक्षिण पश्चिम पवनें लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। और जब ये भारी नमी से भरी हवाएं भारत पहुंचती हैं तो उनका सबसे पहला टकराव पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से होता है। ठीक है। इन पहाड़ों से टकराकर हवाएं तेजी से ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं और विज्ञान का नियम है कि हवा ऊपर उठने पर ठंडी होती है और ठंडी होने पर वो अपनी नमी को रोक नहीं पाती। इसके परिणाम स्वरूप पवनमुखी ढलानों पर, यानी पहाड़ के उस हिस्से पर जो समुद्र के सामने है, वहां 250 सेंटीमीटर से भी अधिक भारी बारिश होती है। ये तो पहाड़ के एक तरफ की बात हुई। हाँ। स्रोतों में पहाड़ के दूसरी तरफ का जो हाल बताया गया है वो तो किसी जादू जैसा लगता है। मतलब जब हवाएं पहाड़ की चोटी को पार करके दूसरी तरफ यानी दक्कन के पठार की ओर नीचे उतरती हैं, तो वे बारिश क्यों नहीं करती? क्योंकि तब तक वे अपने लगभग सारी नमी पहाड़ के उसी तरफ निचोड़ चुकी होती हैं और जब हवा नीचे उतरती है तो वापस गर्म होने लगती है, जिससे उसकी बारिश करने की क्षमता और भी घट जाती है। अच्छा। इसी कारण दक्कन का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया में आ जाता है। नतीजतन एक ही पहाड़ के एक तरफ मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर होती हैं और दूसरी तरफ सूखा पड़ा होता है। इसी स्थलाकृतिक बनावट का सबसे अद्भुत उदाहरण तो मेघालय में देखने को मिलता है। बिल्कुल। वहां खासी पहाड़ियों का आकार कुछ ऐसा है कि वो एक कीप या फनल की तरह काम करती हैं। मानसूनी हवाएं उस कीप में घुस तो जाती हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। सही कहा। हवाएं लगातार ऊपर उठती हैं और वहीं बारिश करती रहती हैं। इसी का नतीजा है कि वहां स्थित मासिनराम पूरी दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन गया है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मानसून की बारिश जून से सितंबर तक लगातार बिना रुके नहीं होती। लगातार नहीं होती। नहीं, इसमें एक लय होती है। बारिश कुछ दिनों तक होती है और फिर कई दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहता है। इन सूखे अंतरालों को मानसून में विराम या ब्रेक्स इन मॉनसून कहा जाता है। तो ये विराम क्यों आता है? ये सब मानसूनी गर्त या मानसून ट्रफ की स्थिति पर निर्भर करता है। ये गर्त एक तरह का पेंडुलम है जो कभी उत्तरी मैदानों के ऊपर होता है तो कभी उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के करीब चला जाता है। अच्छा, मतलब जब ये लो प्रेशर का केंद्र मैदानों पर होता है तो वहां भयानक बारिश होती है, और जब ये हिमालय की तरफ चला जाता है तो मैदान सूखे रह जाते हैं और पहाड़ों पर बारिश होती है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और जब पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है तो उसका पानी तेजी से नीचे की नदियों में आता है, जो अक्सर मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। समझ गया। अब इस उग्र मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर का समय आता है, जिसे लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। आपको बताऊं, स्रोतों को पढ़ते हुए इस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश जाने के बाद तो मौसम सुहाना होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जमीन में बहुत नमी होती है और आसमान से तीखी धूप पड़ रही होती है। हाँ। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता मिलकर मौसम को इतना चिपचिपा और असह्य बना देते हैं कि इसे क्वार की उमस या अक्टूबर हीट कहा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ चिपचिपेपन तक सीमित नहीं है। मानसून की वापसी अपने साथ भारी तबाही लेकर भी आती है।
तबाही इसलिए क्योंकि वो लो प्रेशर या थर्मल चिमनी जो उत्तर पश्चिमी भारत में थी, वो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बंगाल की खाड़ी की ओर खिसक जाती है। और इससे क्या होता है? ये स्थानांतरण बहुत अस्थिरता पैदा करता है। इसके कारण अंडमान सागर में भयंकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं। ये चक्रवात वहां से उठकर भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ते हैं। हे भगवान! गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश और पूरा कोरोमंडल तट इन चक्रवातों का सीधा निशाना बनते हैं, जिससे हर साल वहां भारी क्षति होती है। इतनी विशाल प्रणाली, इतने अलग-अलग मौसम, हवाओं का ये महाउलटफेर और मौसम के इतने उग्र रूप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, इन सब के बाद मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जलवायु पूरे देश को बांट देती है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर हम बारिश के वितरण को देखें तो पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में 60 सेंटीमीटर से भी कम। ये तो है। एक ही समय में देश के एक हिस्से में लोग बाढ़ से जूझ रहे होते हैं तो दूसरे हिस्से में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे होते हैं। ये विषमता एक कड़वी सच्चाई जरूर है, लेकिन अगर इसे एक व्यापक और दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो ये मानसूनी जलवायु बांटने का नहीं, बल्कि एकता का सबसे बड़ा सूत्र है। एकता का सूत्र? वो कैसे? भले ही बारिश की मात्रा अलग हो, लेकिन हिमालय जो ठंडी हवाओं से बचाता है और समुद्र जो हवाओं को नमी देते हैं, इनके कारण पूरे भारत में तापमान और ऋतुओं का एक ऐसा चक्र बनता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को एक ही धागे में पिरोता है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी विषमता के बावजूद एक ही लय पूरे उपमहाद्वीप को चला रही है। और कृषि चक्र इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, खेती तो पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर है। बिल्कुल। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सबसे महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था इसी मानसून पर निर्भर है। मानव जीवन और हमारे लगभग सभी प्रमुख त्योहार इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूमते हैं। सही बात है। जब मानसून की पहली बारिश आती है तो बुआई के त्योहार मनाए जाते हैं, जब फसल कटती है तो कटाई के त्योहार होते हैं। ये हवाएं सिर्फ आसमान से पानी नहीं गिराती, ये हमारी नदी घाटियों को पोषित करती हैं और पूरे राष्ट्र को एक भौगोलिक इकाई में बांध देती हैं। क्या बात है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इस बात को पूरी तरह से साबित करती है कि भारत की जलवायु किसी भूगोल की किताब का कोई नीरस अध्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो धड़कती हुई जीवन रेखा है जो आज 1 अरब से अधिक लोगों के वर्तमान को चला रही है और उनके भविष्य को तय कर रही है। ये हवाओं, पहाड़ों, समुद्र और सूर्य की गर्मी का एक ऐसा जटिल लेकिन सधा हुआ नृत्य है जो हर साल दोहराया जाता है। और ये नृत्य इतना विशाल है कि इसके सामने हमारी उन्नत तकनीकें भी बहुत छोटी महसूस होती हैं। हम इस प्राकृतिक लय का सिर्फ अध्ययन कर सकते हैं, इसके पैटर्न को समझ सकते हैं और इसके साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन चला सकते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग को झंझोड़ देता है। क्या विचार है? आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, डॉपलर रडार हैं, तब जाके हम इन हवाओं को ट्रैक कर पाते हैं और पता लगाते हैं कि मानसून कब आएगा। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे किसानों ने सदियों पहले बिना किसी तकनीक या रडार के सिर्फ आसमान देखकर, हवा की दिशा महसूस करके और पशु पक्षियों के व्यवहार को समझकर इस अत्यंत जटिल मानसूनी लय के साथ अपनी खेती और अपने त्योहारों का इतना अचूक तालमेल कैसे बिठा लिया होगा। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।